चलिए शुरू करते हैं। तो लास्ट क्लास में हमने यहाँ पे डाइसेक्राइड्स किए थे, तो आज क्लास में हम पॉलीसेक्राइड्स करेंगे। पॉलीसेक्राइड्स क्या थे? जैसे हमने लास्ट क्लास में बनाए थे वैसे ही बनेगा। माल्टोज बनाया था, लैक्टोज बनाया, आपको होमवर्क के लिए दिया था, और ग्लूकोज बनाया था, नहीं सुक्रोज बनाया था। तो वो सारे क्या थे? डाइसेक्राइड्स। ऐसे ही हमारे सेम वे में पॉलीसेक्राइड्स बनेंगे, बस हमें यही याद रखना है कि कहाँ पे हमारा C1 और C4 जुड़ रहा है या C1 और C6 जुड़ रहा है, वो अलग अलग उसमें रहेगा। तो पॉली का मतलब होता है बहुत सारे, और सेक्राइड्स मीन शुगर, बहुत सारे शुगर्स हमारे मिल रहे हैं, बहुत सारे मोनोसेक्राइड्स मिलके, ठीक है, और कोई कार्बोहाइड्रेट बना रहे हैं। पॉलीसेक्राइड्स कंटेन अ लार्ज नंबर ऑफ मोनोसेक्राइड्स यूनिट्स joined together by glycosidic linkage। ग्लाइकोसिडिक लिंकेज में दो OH OH मिलते थे, वहां से वाटर निकल जाता था तो वो जुड़ जाते थे। These are the most commonly encountered carbohydrates in nature। They mainly act as food storage और structural materials। So first है हमारा starch, ठीक है जी, जो हमें प्लांट से मिल जाता है। Starch is the main storage polysaccharide of plants। It is the most important dietary source for human being। High content of starch is found in cereals, roots, tubers, and some vegetables। It is a polymer of alpha glucose and consists of two components। अमाइलोज दो चीजों का बना है, अमाइलोज एंड अमाइलोपेक्टिन, ये याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। अमाइलोज क्या है? वाटर सॉल्युबल कंपोनेंट जिसमें 15 to 20% स्टार्च होता है। और अमाइलोज क्या होते हैं? लॉन्ग अनब्रांच चेन विद 200 से लेके 1000 अल्फा डी ग्लूकोज यूनिट्स जुड़े होते हैं। किससे? बाय C1 और C4 ग्लाइकोसिडिक लिंकेज से, राइट। अमाइलोपेक्टिन, अमाइलोपेक्टिन क्या है? ये इनसॉल्युबल है, दिस इज इनसॉल्युबल इन वाटर, और ये 80 to 85% हमारा स्टार्च में होता है। और ये क्या होता है? ब्रांच चेन पॉलीमर है। किसका? अब देखो, ये क्या था? अनब्रांच्ड था, ये क्या है? हमारा ब्रांच चेन पॉलीमर है। ठीक है, किसका? अल्फा डी ग्लूकोज यूनिट्स का, जिसके अंदर C1 और C4 में ग्लाइकोसिडिक लिंकेज है, और ब्रांचेस जो है वो C1 और C6 की ग्लाइकोसिडिक लिंकेज है। ठीक है जी, क्लियर हो गया। तो अमाइलोज में क्या हुआ? 15 to 20% हमारा स्टार्च है, और ये क्या है? अनब्रांच्ड है, फाइन, जिसमें C1 और C4 ग्लाइकोसिडिक लिंकेज शो कर रहे हैं। अमाइलोपेक्टिन, दिस इज इनसॉल्युबल इन वाटर, दिस इज इनसॉल्युबल इन वाटर। ये वाला सॉल्युबल था, इसमें 85%, 80 to 85% स्टार्च है। वो वाला पहले वाला अनब्रांच था, तो ये ब्रांच हो गया। ठीक है, अल्फा डी ग्लूकोज का ही रहेगा। इसमें C1 C4 ग्लाइकोसिडिक लिंकेज होगी, और जो ब्रांचिंग है वो C1 6 C6 ग्लाइकोसिडिक लिंकेज है। आप इसे इवन ड्रॉ करके देख सकते हो, खुद से ड्रॉ करके देख सकते हो। ठीक है, यहाँ पे नहीं कराने वाला हूँ मैं, आपको खुद से कर लेना है। अमाइलोज में लगातार लगातार C1 एंड C4 जोड़ते जाना है, जोड़ते जाना, लॉन्ग चेन बनती जाएगी, तो ये बना देगा हमारा अमाइलोज, राइट। और अमाइलोपेक्टिन में क्या होगा? हमारे पास एक साइड चेन भी बनेगी, मतलब ये तो चेन थी ही, और साथ में ब्रांच चेन भी बन गई। इसको हम बोलते हैं अमाइलोपेक्टिन, इसको हम बोलते हैं अमाइलोपेक्टिन, राइट। तो ये भैया आप खुद से ड्रॉ करोगे, ये चीज मैं नहीं कराने वाला हूँ, क्योंकि पहले वाली क्लास में, लास्ट क्लास में, जिसको नहीं आया समझ में, वो अपना वीडियो दोबारा से देख सकता है, नहीं तो आप मेरे से पूछ सकते हो वापस से। ठीक है, क्लास के बाद कभी भी आप मेरे से पूछ सकते हो। उसके बाद आता है सेल्यूलोज। सेल्यूलोज, सेल्यूलोज कहाँ पे बनता है? जो भी हमारे प्लांट्स की जो आउटर शेल है उसको हम बोलते हैं सेल्यूलोज अकर्स। ठीक है, जैसे हम फाइबर बोलते हैं। सेल्यूलोज अकर्स एक्सक्लूसिवली इन प्लांट्स एंड इट इज द मोस्ट abundant organic substance in plant kingdom। It is predominant constituent of cell wall of plant cell। Cellulose is a straight chain polysaccharide composed only of beta D। वो अल्फा डी ग्लूकोज थे, यहाँ पे बीटा डी ग्लूकोज है। Units which are joined together by glycosidic linkage between C1 of glucose unit and C4 of the next ग्लूकोज यूनिट। यहाँ पे बीटा लिंक्स हैं। अल्फा लिंक कौन से होते हैं? जो हमारी एक लॉन्ग चेन में बनते जा रहे हैं। ठीक है जी, ये देखो यहाँ पे ये हमारे क्या है? अल्फा लिंक्स बने हुए हैं, फाइन। अब ऊपर साइड की तरफ जा रहे हैं तो ये बीटा लिंकेजेस हैं, ऊपर 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 की तरफ जा रहे हैं, दीज आर बीटा लिंकेजेस, राइट।
तो ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। खुद से एक बारी ड्रॉ करना आ जाएगा, कुछ नहीं है इनमें, एक बारी सिर्फ ड्रॉ करके देखने हैं और हो जाएगा। ठीक है, अल्फा में अल्फा लिंकेजेस होती हैं और बीटा में बीटा लिंकेजेस होती हैं। यहाँ पे हमने बीटा डी ग्लूकोज यूज किया तो यहाँ पे बीटा लिंकेजेस, पहले वाले में हमने अल्फा डी ग्लूकोज यूज किया था तो वहां पे हमारी हो जाएंगी अल्फा डी, सॉरी, उसमें अल्फा डी ग्लूकोज था तो अल्फा लिंकेज, यहाँ पे हमारा, ठीक है, क्लियर है, बीटा डी ग्लूकोज लिया तो यहाँ पे बीटा लिंकेज हो जाएगी। तो ये था, इनके बस ये याद रखना है कौन सा C1 C4 हमारे यूज हो रहे हैं। कल मैं आपकी नोटबुक सबकी चेक करूंगा, कल आप लोग आएंगे तो वहां पे सबकी ये नोटबुक चेक करूंगा मैं। फाइन। नेक्स्ट वी हैव ग्लाइकोजेंस। ग्लाइकोजेंस क्या होता है? ग्लाइकोजेंस जैसे हम फैट बोलते हैं यूजुअली, अगर सिंपल देसी भाषा में बोला जाए तो फैट है। Glycogen, the carbohydrates are stored in human body as glycogen. It is known as animal starch because its structure is similar to amylopectin and is rather more highly branched. It is present in liver, muscle, and brain. When the body needs glucose, enzymes break the glycogen into glycogen down to glucose. Glycogen is also found in yeast and fungi. ठीक है जी, तो ये हमारे हो गए हम ग्लाइकोजन्स। उसके बाद आते हैं इंपॉर्टेंस ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स। क्या है हमारे पास कार्बोहाइड्रेट्स, हम क्यों सर यूज कर रहे हैं? हाँ जी, वो डेट शीट आ गई अभी। ओके। तो इंपॉर्टेंस ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स, कार्बोहाइड्रेट्स आर एसेंशियल फॉर लाइफ इन बोथ प्लांट्स एंड एनिमल्स। दे फॉर्म a major portion of our body. Honey has been used for a long time for instant source of energy by Veds in Ayurvedic system of medicine. Carbohydrates are used as storage molecule as starch in plants and glycogen in animals. ठीक है, हमारे यहाँ पे क्या होता है, फैट की फॉर्म में ये यूज हो जाते हैं। जब हम खाना नहीं खाते तो क्या होता है, वो हमारी बॉडी उन्हें चेंज करती रहती है इनटू ग्लूकोज। सेल वॉल्स ऑफ बैक्टीरिया प्लांट्स आर मेड अप ऑफ सेलुलोज। वी बिल्ड फर्नीचर, अभी जो लकड़ बनी हुई है ये भी क्या है, सेलुलोज है। We build furniture, etc. from the cellulose in form of wood and clothes ourselves with cellulose in form of cotton fiber. They provide raw material for many important industries like textile, paper, lacquers, and breweries. 2 एल्डोपेंटोज। अब 2 एल्डोपेंटोज का मतलब क्या हुआ भैया? यहाँ पे एल्डिहाइड ग्रुप है और 5 कार्बन है, राइट, एंड विज D-ribose and 2-deoxy-D-ribose are present in nucleic acids। ठीक है, हम बाद में पढ़ेंगे ये DNA RNA। और कार्बोहाइड्रेट्स आर फाउंड इन बायोसिस्टम इन combined with plants and with many proteins and liquids। ठीक है जी, तो आगे करते हैं। अब देखो यहाँ पे क्वेश्चन दिया गया, इंटेक्स क्वेश्चन। ग्लूकोज और सुक्रोज आर सॉल्युबल इन वाटर बट साइक्लोहेक्सेन और बेंजीन सिंपल 6 कार्बन मेंबर रिंग आर इनसॉल्युबल इन वाटर। एक्सप्लेन। बिकॉज ग्लूकोज में या सुक्रोज में क्या है हमारे पास, हाइड्रोक्सिल पॉलीहाइड्रोक्सी ग्रुप्स थे जो क्या करेंगे, वाटर के साथ हाइड्रोजन बॉन्डिंग बना लेंगे और वो सॉल्युबल हो जाएंगे। एग्जाम्पल 14.2, दे आर एक्सपेक्टेड प्रोडक्ट्स ऑफ हाइड्रोलिज ऑफ लैक्टोज। लैक्टोज के हमने किए हैं, ठीक है जी। उसके बाद ऊपर आपने स्ट्रक्चर भी बनाया है। हाउ डू यू एक्सप्लेन द एब्सेंस ऑफ एल्डिहाइड ग्रुप इन पेंटासिटेट ऑफ डी ग्लूकोज? क्योंकि जब हम उसका साइक्लिक स्ट्रक्चर बनाते हैं तो वो हमारा शिफ्ट टेस्ट नहीं देता है। ठीक है, क्लियर है, ये सारी चीजें हमने यहाँ पे पढ़ी हुई हैं। उसके बाद आते हैं प्रोटीन्स। प्रोटीन्स क्या होते हैं? प्रोटीन्स आर वेरी इंपॉर्टेंट। प्रोटीन्स आर द मेजर most abundant molecule in the living system. Chief source of protein are milk, cheese, pulses, peanut, fish, meat, etc. They occur every they occur in every part of body and form a fundamental basis of structure and functions of life. They are also required for growth and maintenance of body. The word protein is derived from the word proteus, which means primary or prime importance. All proteins are polymers of alpha amino acids। ठीक है, we have amino acids। amino acids से मिलके हमारे
प्रोटीन्स बनते हैं। तो एक किसी पर्टिकुलर प्रोटीन को बनने के लिए पर्टिकुलर अमाइनो एसिड्स की जरूरत पड़ने वाली है। अब अमाइनो एसिड्स क्या होते हैं? अमाइनो एसिड्स कंटेन अमाइनो एंड कार्बोक्सिलिक फंक्शनल ग्रुप्स डिपेंडिंग अपॉन द रिलेटिव पोजीशन ऑफ अमाइनो ग्रुप with respect to carboxylic acid. The amino groups can be classified as alpha, beta, gamma, and delta, and so on. Only alpha amino acids are obtained on hydrolysis of proteins. जब हम proteins का hydrolysis करेंगे तो हमें क्या है, सिर्फ amino acids ही obtain होंगे. They may contain other functional group also, but amino ये रहा amino group और acid COOH. तो ये दोनों ग्रुप हमारे प्रेजेंट होने चाहिए. All alpha amino acids have tribal name which usually respect the property of that compound is of it or its source. जहाँ से वो निकाले गए हैं या उस जैसी वो प्रॉपर्टीज दिखाता है, तो इस तरीके से हमने उनके ट्राइबल नेम दिए हैं. ठीक है जी. ग्लाइसिन इज ऑल्सो नेम्ड, is so named since it is sweet, it has sweet taste. In Greek, glycos means sweet, and triosin was first obtained from the cheese, and trios means cheese. Amino acids are generally represented by the first three letter symbol. Sometimes one letter symbol is also used. Structure of some commonly occurring amino acids along with their three letter and one letter symbols are given in table 14.2. देखते हैं कौन से. ठीक है, ये हमारे यहाँ पे दिए हैं ग्लाइसिन, एलानिन, वेलिन, ल्यूसिन, आइसोल्यूसिन, अर्जिनाइन. ठीक है, ये अलग अलग सारे दिए हुए. अब देखो किसी पे स्टार लगा है, किसी पे स्टार नहीं लगा है, कुछ पे स्टार लगा है और कुछ पे स्टार नहीं लगा है. अब जिन पे स्टार लगा है दे आर असेंशियल अमाइनो एसिड्स, और जिन पे स्टार नहीं लगा है दे आर नॉन असेंशियल अमाइनो एसिड्स. ठीक है जी, क्लियर हो गए. ये स्टार वाले हैं दे आर असेंशियल अमाइनो एसिड्स. अब ये असेंशियल अमाइनो एसिड्स का मतलब क्या है? वो अमाइनो एसिड्स जो हमारी खुद बॉडी खुद से प्रोड्यूस नहीं कर सकती, हमें किसी एक्सटर्नल सोर्स से चाहिए, तो दे आर नोन एज अमाइनो एसिड, असेंशियल अमाइनो एसिड. और जो नॉन असेंशियल अमाइनो एसिड हैं वो हमारी बॉडी खुद से प्रोड्यूस कर लेती है. ठीक है, असेंशियल अमाइनो एसिड हमें किसी डाइट से चाहिए होते हैं, वेराइटी ऑफ फूड से. और खिचड़ी, खिचड़ी कहते हैं जो हमारा कंप्लीट फूड होता है, उसके अंदर सारे के सारे असेंशियल अमाइनो एसिड्स होते हैं, हर एक. Then we have classification of amino acids. Amino acids are classified as acidic, basic, or neutral depending upon the relative number of amino and carboxylic group in their molecules. Equal number of amino and carboxylic groups make it neutral. अगर दोनों बराबर है, अमाइनो बेसिक नेचर का है और जो हमारा कार्बोक्सिलिक ग्रुप है वो एसिडिक नेचर का है, तो ये दोनों क्या करेंगे, अगर दोनों बराबर है तो न्यूट्रल है. मोर नंबर ऑफ अमाइनो then carboxylic group make it basic, and more carboxylic acid as compared to amino group make it acidic. The amino acids which can be synthesized in the body are known as non-essential amino acids. जो हमारी बॉडी नहीं बना रही, they are non-essential. Sorry, they which are synthesized in body, they are non-essential. On the other hand, those which cannot be synthesized in the body, जो हमें कहीं डाइट से लेने हैं, तो उन्हें हम क्या बोलते हैं, essential amino acids. Right? Clear है? इसके बाद चलते हैं. Amino acids are usually colorless crystalline solids. These are water soluble, high melting solids and behave like salts rather than simple amino or carboxylic acid. This behavior is due to the presence of both acidic carboxylic group and basic amino group in the same molecule. In aqueous solution, the carboxylic group can lose proton and amino group can accept a proton, giving rise to a dipolar ion known as Zwitter ion. This is very important. And this is known as Zwitter ion. जैसे ही हमने इसका हाइड्रोलिसिस किया तो यहाँ से ये H टूटेगा और इसके पास चला जाएगा, इसकी वजह से O पे नेगेटिव चार्ज और नाइट्रोजन पे आ जाएगा पॉजिटिव चार्ज, और इसको हम बोलते हैं Zwitter ion. This is neutral but contains both positive and negative charges. Right? In Zwitter ionic form, amino acids show amphoteric behavior. They show amphoteric behavior. They react with both with acids and bases. ठीक है, amphoteric कैरेक्टर है, एसिड बेस दोनों के साथ रिएक्ट करता है.
Except glycine, all other naturally occurring alpha amino acids are optically active since alpha carbon atom is asymmetric. There exist both in D and L form. Most naturally occurring amino acids have L configuration. L amino acids are represented by writing NH2 group on left hand side. ये लेफ्ट हैंड साइड पे लिखा है, ये लेफ्ट हैंड साइड पे लिखा है, ठीक है, क्लियर है। तो ये हो जाएंगे हमारे। अब उसके बाद स्ट्रक्चर में क्या होती है हमारी पेप्टाइड लिंकेज होती है। क्या होएगा पेप्टाइड लिंकेज। Structure of protein कैसे हुआ, you have already read that proteins and are the polymers of alpha amino acid and they are connected to each other by peptide linkage, peptide bond या peptide linkage। और peptide linkage is an amide CONH2 को बोलते हैं हम amide, ये amide है। Chemically, peptide linkage is an amide formed between COOH group and NH2 group। अब यहाँ से क्या हुआ, यहाँ से क्या हुआ, हमारा एक OH जाएगा और यहाँ से एक H जाएगा। The reaction between two molecules of similar or different amino acids proceed through combination of the amino groups of one molecule with carboxylic group of the other. This results in elimination of water molecule and formation of peptide bond CONH। ये बन गया हमारा amino group। The product of the reaction is called dipeptide। जहाँ पे दो जुड़े उसे डाइपेप्टाइड, तीन जुड़े तो ट्राइपेप्टाइड, एंड जहाँ पे ऐसे पॉलीपेप्टाइड हो जाए। It is made up of two amino acids. For example, when carboxylic acid of glycine combines with amino acid of alanine, dipeptide glycyl alanine is formed. In the third amino acid, तो यहाँ पे क्या हुआ था, डाइपेप्टाइड से तीसरा जोड़ दिया तो ट्राइपेप्टाइड हो जाएगा, फिर टेट्रापेप्टाइड हो जाएगा, पेंटापेप्टाइड हो जाएगा, हेक्सापेप्टाइड हो जाएगा, और चलते चलते हमारे क्या बना देगा ये पॉलीपेप्टाइड। बहुत लॉन्ग चेन बनेगी, क्योंकि ऐसा नहीं है कि 2 3 4 से बन जाएगा, बहुत सारे मॉलिक्यूल्स अल्फा अमाइनो एसिड्स मिलके हमारे प्रोटीन्स बनाते हैं, राइट। A polypeptide with more than 100 amino acid residues having molecular mass higher than 10,000 U is called a protein। ठीक है ना, पॉलीपेप्टाइड लिंकेजेस हो रही है, उसके बाद वो बन रहा है हमारा प्रोटीन। However, the distinction between a polypeptide and a protein is not very sharp। एक पॉलीपेप्टाइड में और प्रोटीन में बहुत ज्यादा डिस्टिंक्शन नहीं है। पॉलीपेप्टाइड with fewer amino acids are likely to called proteins if they ordinarily have well-defined conformation of proteins such as insulin, which contains only 51, which contains 51 amino acids। ठीक है जी, क्लियर हुआ। इंसुलिन जो है उसके अंदर 51 अमाइनो एसिड्स हैं। तो बस यही आपको ध्यान रखना है यार, ऐसा कोई टिपिकल क्वेश्चन नहीं आने वाला है। पेप्टाइड लिंकेज क्या होती है, किस किस के बीच में होगी, COH मतलब अमाइनो एसिड्स के बीच में होगी, और उसमें क्या होता है कि CO और H, CO और NH बचता है और वाटर का रिमूवल हो जाता है। दैट्स इट, बहुत ज्यादा डीप में नहीं जाने की जरूरत है, कहीं क्वेश्चन नहीं आने वाला। ठीक है, प्रोटीन्स कैन बी क्लासिफाइड इनटू बेसिस ऑफ देयर मॉलिक्यूलर शेप। फर्स्ट है हमारा फाइब्रस प्रोटीन। ठीक है जी, फाइब्रस प्रोटीन में क्या कहता है ये, when the polypeptide chain runs parallel and held together by hydrogen or disulfide bonds, the fiber-like structure is formed. Such proteins are called such proteins are generally insoluble in water. Some common examples are keratin, जैसे हमारे बालों में होता है, वूल में, सिल्क में, मायोसिन प्रेजेंट इन मसल्स, these are insoluble in water। ठीक है ना, these are insoluble in वाटर। तो फाइब्रस प्रोटीन हो गए। उसके बाद आता है हमारा ग्लोबुलर प्रोटीन। ग्लोबुलर प्रोटीन की हम फर्दर क्लासिफिकेशन करते हैं। तो इसमें क्या बोलता है कि this structure results when the chain of polypeptide coil around to give a spherical shape. These are usually soluble in water. Insulin and albumin are the common examples of globular proteins, right? Insulin and albumins are common example of globular proteins। Examples learn करने। Structure and shape of proteins can be classified at different levels, that is primary, secondary and tertiary and quaternary। Each level
being more complex than the previous one. Primary structure of protein. Primary structure of protein में क्या बोलता है? Proteins may have one or more polypeptide chains. Each polypeptide in a protein has amino acid linkage with each other in a specific sequence, and the sequence of amino acid that is said to be primary structure of protein. Any change in the primary structure, that is the sequence of amino acid, creates a different protein. ठीक है जी, पॉलीपेप्टाइड लिंकेज होती है और एक पर्टिकुलर स्ट्रक्चर होता है. अगर हम उस स्ट्रक्चर को चेंज कर देंगे तो उसका सीक्वेंस, मतलब अगर हमने सीक्वेंस चेंज कर दिया अमाइनो एसिड्स का, तो पूरा का पूरा प्रोटीन चेंज हो जाएगा. पूरा का पूरा हमारा जो प्रोटीन है वो चेंज हो जाएगा. इसको हम बोलते हैं प्राइमरी स्ट्रक्चर. क्लियर है? चेन लाइक, थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर होता है, जैसे आप लोगों के बाल है लंबे लंबे. ठीक है, कुड़ियों की बात कर रहा हूँ, लड़कों की नहीं. ठीक है, तो ये हो गया प्राइमरी. उसके बाद आते हैं सेकेंडरी प्रोटीन, सेकेंडरी स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन. सेकेंडरी स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन में क्या होगा, मैं अभी आपको नीचे भी दिखाऊंगा. नीचे उन्होंने दिखाया गया है किस तरीके के प्राइमरी होते हैं, थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर होता है. द सेकेंडरी स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन refers to the shape with a long peptide chain can exist. They are found to exist in two different type of structures with alpha helix and beta plated sheets. Now this is the alpha sheet helix. ठीक है, हेलिकल शेप में होंगे. तो ये क्या है, हमारे सेकेंडरी अमाइनो एसिड्स हैं. These structure arises due to the regular folding of backbone of polypeptide chain due to hydrogen bonding between CO and NH group of the peptide group. ठीक है, कहाँ पे हमारी पॉलीपेप्टाइड चेन्स बन रही हैं? CO ऑफ, ये देखो यहाँ पे इन्होंने दिखाया है, ये CO था और इसका NH के साथ हाइड्रोजन बॉन्डिंग हो गया. इसको हम बोलते हैं राइट. और बीटा प्लेटेड शीट नीचे दिखाई गई है. यहाँ पे इन्होंने बोला है कि अल्फा हेलिक्स, ये बीटा प्लेटेड शीट थी. इसमें भी वही है, CO और NH के अंदर हाइड्रोजन बॉन्डिंग हुई. The alpha helix is the most common way in which a polypeptide chain forms all possible hydrogen bonds by twisting into right-angle screw with the NH group of each amino group residue hydrogen bonded to the CO of an adjacent turn. ये यहाँ पे दिखाया गया. इतनी डीप में नहीं पूछेगा, जस्ट अल्फा हेलिक्स क्या होते हैं और बीटा प्लेटेड में प्राइमरी क्या है, सेकेंडरी क्या है और टर्शियरी प्रोटीन्स क्या है, क्वाटरनरी प्रोटीन्स क्या है. In beta plated sheets, all peptide chains are stretched out nearly to maximum extension and then led by side, which are held together by intermolecular hydrogen bonds. The structure resembles the plated fold of drapery and therefore is known as beta plated sheet. ठीक है, जैसे हम चादर बिछा लेते हैं वैसे से ये पूरा का पूरा प्रोटीन जो है एक दूसरे के ऊपर फोल्ड हुआ है, तो इसे हम बोलते हैं बीटा प्लेटेड शीट्स. उसके बाद हम बात करते हैं टर्शियरी प्रोटीन की. टर्शियरी प्रोटीन्स ऑफ स्ट्रक्चर, टर्शियरी स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन. द टर्शियरी स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन रिप्रेजेंट ओवरऑल फोल्डिंग ऑफ पेप्टाइड चेन. मतलब जैसे हमने हेलिकल शेप, स्प्रिंग जैसे होते हैं जो सेकेंडरी प्रोटीन होते हैं, और हमने क्या किया, सेकेंडरी प्रोटीन दो तीन को मिक्स कर दिया, मतलब स्प्रिंग्स को एक दूसरे के साथ और बाउंड कर दिया, तो वो क्या बन गया हमारा टर्शियरी प्रोटीन. The tertiary structure of protein represents overall folding of peptide chain, that is further folding of secondary structures. It gave rise to two major molecular shapes with fibrous and globular. The main forces which stabilizes secondary and tertiary structure of proteins are hydrogen bond, disulfide linkage and van der Waals and electrostatic forces of attraction. मैं अभी आपको दिखाता हूँ कैसे दिखते हैं. यहाँ पे दिया गया. दिस इज द प्राइमरी स्ट्रक्चर, ये थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर था. सेकेंडरी में हमने ये बनाया स्प्रिंग कॉयल लाइक स्ट्रक्चर था. टर्शरी में हमने क्या किया, ये कॉइल्स थे इनको जोड़ दिया आपस में. ये एक कॉइल थी, इसको दूसरी कॉइल के साथ जोड़ दिया, तो दीज आर टर्शरी. और क्वाटरनरी में हमने सारे स्प्रिंग्स को एक दूसरे में मिला दिया. ठीक है, तो वो बन गया क्वाटरनरी. Some of the proteins are composed of two or more polypeptide chains referred to as subunits. The spatial arrangement of these subunits with respect to each other is known as quaternary structures. इनको हम क्या बोलते हैं,
quaternary structures. A dramatic representation of all these four structures given in figure 14.3, where each color ball represents an amino acid. जितनी भी ये बॉल दिखाई हैं ये एक एक अमाइनो एसिड को रिप्रेजेंट कर रहे हैं. तो प्राइमरी में सीधे सीधे, सेकेंडरी में हेलिकल, थर्ड में अगेन हेलिकल्स को मिक्स कर दिया. स्प्रिंग थे, स्प्रिंग को हमने मिक्स कर दिया, है ना, 2 या 3 स्प्रिंग को हमने जोड़ दिया तो वो टर्शरी बन गया. और इसके अंदर हमने क्या किया, एक दूसरे स्प्रिंग को दूसरे के अंदर मिक्स कर दिया. ठीक है, उन्हें उलझा दिया तो वो क्वाटरनरी अमाइनो एसिड्स बन जाते, सॉरी क्वाटरनरी स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन्स बन जाते हैं. ये दिए हुए हैं कार्बन, हाइड्रोजन, ठीक है, अलग अलग अमाइनो एसिड्स को उन्होंने बना दिया. देन वी हैव डीनेचरेशन ऑफ प्रोटीन. डीनेचरेशन ऑफ प्रोटीन का बड़ा सिंपल सा एग्जांपल है. हमने क्या किया, जो हेलिकल थे, हेलिक्स थे, उनको हमने अनबाउंड कर दिया तो वो हो गया डीनेचरेशन ऑफ प्रोटीन. इसको हम कैसे कर सकते हैं, जैसे हमने दूध से दही बना दिया या दूध से पनीर बना दिया, वो क्या है हमारा डीनेचरेशन ऑफ प्रोटीन. हमने एग्स लिए, एग्स को बॉईल कर दिया तो वो भी क्या हो गया, डीनेचरेशन ऑफ प्रोटीन. तो जो डीनेचरेशन ऑफ प्रोटीन है वो हम कैसे कर सकते हैं, टेम्परेचर राइज करके, पीएच चेंज करके. ठीक है, तो ये हमारे बन जाते हैं. आपको याद हो हमने जो प्रोटीन्स का मॉलिक्यूलर मासेस निकाल रहे थे, ऑस्मोटिक प्रेशर का यूज किया था, बाकी किसी और का यूज नहीं किया था, है ना. कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज में हमने एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट या डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट नहीं किया था. क्यों नहीं किया था, रीजन बिंग यही था कि जब हम किसी भी प्रोटीन को हीट करते हैं या ठंडा करते हैं तो उनकी डीनेचरेशन हो जाती है, जिसकी वजह से उसका स्ट्रक्चर ही चेंज हो जाएगा. तो हमने तो किसी और चीज का करना था बट वो बना किसी और चीज का. इसीलिए हम यहाँ पे ऑस्मोटिक प्रेशर का यूज करते हैं फॉर measuring their molecular masses. Proteins found in biological system with the unique three-dimensional structures and biological activity is known as native protein. When a protein is in its native form, it's subjected to physical change like change in temperature or chemical change like change in pH, the hydrogen bond is disturbed. Due to this, globules unfold and helix got uncoiled and protein loses its biological activity. This is called denaturation of protein. इसको हम बोलते हैं denaturation of protein. During denaturation, secondary and tertiary structures are destroyed, but primary structure remain intact. प्राइमरी स्ट्रक्चर ऐसे रहेगा, सेकेंडरी था वो कोयल थी वो खुल गई, टर्शरी में 2-3 थी वो सारी खुल गई. The coagulation of egg white on boiling is a common example of denaturation. Another example is curdling of milk, which is caused due to the formation of lactic acid by the bacteria present in the milk. ठीक है जी, एंजाइम्स की वजह से जो हमारा दूध था वो दही में कन्वर्ट हो जाएगा. फाइन. तो नेक्स्ट है हमारा एंजाइम्स. नेक्स्ट टॉपिक है एंजाइम्स. एंजाइम्स क्या होते हैं हमारी बॉडी में, बायोकेमिकल कैटलिस्ट को बोलते हैं हम एंजाइम्स. जो हमारी रिएक्शंस हैं, बायोकेमिकल रिएक्शंस को फास्ट करता है. फास्ट नहीं, बहुत फास्ट कर देता है. ठीक है, अगर हमारी बॉडी में ये एंजाइम्स ना हो तो एक मील को पचाने में हमें 50 साल लगेंगे. बट क्या होता है, हमें 4 घंटे बाद फिर से भूख लग जाती है. मतलब जो डाइजेशन का यूजली जो प्रोसेस है वो 4 घंटे में कंप्लीट हो जाता है नॉर्मल बंदे का. So life is possible due to coordination of various chemical reactions in living organism. An example is the digestion of food, absorption of appropriate molecules, and ultimately production of energy. This process involves a sequence of reactions, and all these reactions occur in the body under mild conditions. जब हमें बुखार हो जाता है या किसी को एसिडिटी होती है तो हमें भूख नहीं लगती, हमारी बॉडी के जो प्रोसेसेस हैं वो डिस्टर्ब हो जाते हैं, क्योंकि जो एंजाइम्स हैं हमारी बॉडी के वो नॉर्मल कंडीशंस पे काम करते हैं. जब बुखार हो जाएगा, टेम्परेचर बढ़ जाएगा तो काम करना बंद कर देंगे. जब पीएच चेंज हो गया तब भी वो अपना काम करना बंद कर देंगे. This occurs with the help of certain biocatalysts called enzymes. Almost all the enzymes are globular proteins. Enzymes are very specific for a particular reaction. कोई एक particular enzyme पर्टिकुलर रिएक्शन को कैटलाइज करेगा, दूसरे वाली रिएक्शन को कैटलाइज नहीं कर सकता भैया. दे आर जनरली नेम्ड आफ्टर द कंपाउंड और क्लास ऑफ द कंपाउंड upon which they work. For example, enzyme
that catalyze hydrolysis of maltose is maltase. ठीक है जी, माल्टोज, यहाँ पे हमने क्या रखा एंजाइम माल्टेज, जिसकी वजह से क्या हुआ, 2 molecules ऑफ ग्लूकोज मिला में. Sometime enzymes are also named after the reaction where they are used. For example, enzymes which catalyze the oxidation of one substrate with simultaneous reduction of another substrate are called oxidoreductase enzyme. ठीक है जी, oxidoreductase enzyme. The ending of the name of an enzyme is maltase, galactase, lactase. ठीक है, ये सारे के सारे क्या हैं, हमारे एंजाइम के नाम आ जाते हैं. उसके बाद मैकेनिज्म, मैकेनिज्म हम 5th चैप्टर में पढ़ेंगे. ठीक है, यहाँ पे नहीं आएगा ये एंजाइम्स कैसे काम करता है. इसके लिए लॉग की स्ट्रक्चर है, वो आप अपना बुक में 5th चैप्टर में जाके पढ़ सकते हैं सरफेस में. ठीक है, वो इतनी बड़ी कहानी है, डालते नहीं है, तो फिर भी आप 5th चैप्टर में पढ़ लेना. अगर आपको लगता है कि आ सकता है तो आप अपनी बुक में जाके 5th चैप्टर में सरफेस में आपको ये मिल जाएगा. नेक्स्ट वी हैव विटामिन्स. ठीक है, विटामिन्स क्या होते हैं, विटामिन्स एसेंशियल, राइट, जिनकी डेफिशिएंसी से क्या होता है, हमें बीमारियां हो जाती हैं, है ना. डेफिशिएंसी से अलग अलग चीज़ों की, एक ही डेफिशिएंसी से आंखें खराब हो जाती हैं, बी से बेरी बेरी हो जाता है, सी से स्कर्वी हो जाता है ना, डी से रिकेट्स हो जाता है, अलग अलग है. तो कुछ फैट सॉल्युबल होते हैं, कुछ हमारे वाटर सॉल्युबल होते हैं. It has been observed that certain organic compounds are required in small amounts in our diet, but their deficiency causes specific disease. These compounds are called vitamins. Most of the vitamins cannot be synthesized in our body, but plants can synthesize almost all of them. So they are considered as essential food factors. तभी हमें बोला था कि multivitamins खा लेनी चाहिए. However, the bacteria of the gut can produce some of the vitamins required by us. All the vitamins are generally available in our diet. Different vitamins belong to various chemical classes and it is difficult to define them on the basis of structure. They are generally classified as organic compounds required in the diet in small amount to perform specific biological functions for normal maintenance of optimum growth and health of the organism. Right, vitamins are designated as alphabets A, B, C, D, etc. Some of them are further named as subgroups like B1, B2, B6, B12, etc. Excess of vitamin is also harmful and vitamin pills should not be taken without the advice of doctor. ठीक है, जब आपको लगता है कमजोरी हो रही है तो डॉक्टर क्या बोलता है, भैया ये ताकत की दवाई खा लो, और वो होती क्या है, मल्टीविटामिन. ठीक है, उसके बाद आते हैं क्लासिफिकेशन ऑफ विटामिन. 2 टाइप के थे, एक फैट सॉल्युबल और एक वाटर सॉल्युबल. वाटर सॉल्युबल को आप हर रोज ले सकते हो, बट फैट सॉल्युबल नहीं लेने होते हैं हर रोज. ठीक है, क्योंकि वाटर सॉल्युबल क्या होता है, हमारी बॉडी उसे फ्लश आउट कर देती है हर रोज के हर रोज, जो एक्सेस होता है. फैट सॉल्युबल vitamins which are soluble in fat and oils but soluble in water are kept in this group. But insoluble in water kept in this group. These are vitamins A, D, E, and K. They are stored in liver and adipose fat stored in tissues. Water soluble vitamins, B group vitamins and vitamin C are soluble in water, so they are grouped together. Water soluble vitamins must be supplied regularly in diet because they are readily excreted in urine and cannot be stored except vitamin B12. जिसे मार्क कर लीजिएगा, जो विटामिन B12 है दैट इज स्टोर्ड इन बॉडी, बाकी सब फ्लश आउट हो जाता है. सम इम्पॉर्टेंट vitamins, their sources and disease caused by their deficiency are listed in table 10.14.3. यहाँ पे दिया गया है. दिस इज वेरी 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 इंपॉर्टेंट, वेरी इंपॉर्टेंट, वेरी 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 इंपॉर्टेंट, वेरी इंपॉर्टेंट. ठीक है, विटामिन ए से क्या होने वाला है, कहाँ से मिलेगा हमें, फिश ऑयल, कैरेट से, बटर से, मिल्क से. ठीक है, क्या होता है इससे, जीरो थैल्मिया हो जाता है, हार्डनिंग ऑफ कोर्निया ऑफ आई, नाइट ब्लाइंडनेस हो जाती है. विटामिन B1 से कहाँ से मिलता है, ये से, मिल्क से, ग्रीन वेजिटेबल्स एंड सीरियल से, बेरी बेरी हो जाता है. ठीक है, लॉस ऑफ एपेटाइट, रिटार्डेड ग्रोथ, थायमिन बोलते हैं वैसे. विटामिन B2 जिसे हम रेबोफ्लेविन बोलते हैं, एग्स मिल्क से मिलता है, एग वाइट से मिलता है, लिवर, किडनी. ठीक है,
किलोसिस हो जाता है, फिशरिंग ऑफ कॉर्नर ऑफ माउथ एंड लिप्स, डाइजेस्टिव डिसऑर्डर एंड बर्निंग सेंसेशन ऑफ द स्किन। राइट, ये यहाँ पे दिए गए हैं B6, B12, विटामिन सी, डी। तो ये इनके सोर्सेज और उन सब की बात करेगा, ठीक है, कहाँ पे मिलेगा और कहाँ से हम उसे ले सकते हैं और क्या उसकी डेफिशिएंसी से डिजीज होएंगी। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, ये वाला जो टेबल है दिस इज वेरी 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 इंपॉर्टेंट। इसे भैया याद कर लीजिएगा, लर्न इट, लिख लो इसे, क्योंकि इसमें क्वेश्चन इजीली आएगा कि व्हाट आर द सोर्स एंड व्हाट आर द डिजीज कॉज्ड बाय द डेफिशिएंसी ऑफ दिस, है ना। इस विटामिन से क्या होने वाला है, इससे क्या होएगा, कहाँ पे सोर्स है, तो इसकी वजह से क्या डेफिशिएंसी होने की वजह से क्या डिजीज हो सकती है। तो वो सारी चीजें ध्यान रखिएगा, इसे लर्न कर लीजिएगा, बहुत ज्यादा निहायत ही इंपॉर्टेंट चीज है ये। दिस इज वेरी 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 इंपॉर्टेंट एंड लास्ट चैप्टर इज न्यूक्लिक एसिड, राइट। और वो करेंगे हम नेक्स्ट क्लास में।